हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट को कवर किया है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज़ बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग रूल। बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन से अकाउंटिंग रूल पर बेस्ड है। तो ये बेस्ड है नॉमिनल पर। ये होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। और वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसी से ही ये बनता है। और वो प्रॉफिट इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। मीन्स इसको बनाते हुए आप फर्म को अपने माइंड में रख सकते हो कि फर्म को लॉस होगा तो उसको आप डेबिट में डालोगे, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो उसको आप क्रेडिट में डालोगे। इसीलिए तो यहाँ रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो देखिए, अगर फर्म को लॉस होता है तो हम डेबिट करते हैं। लॉस कैसे होगा, अगर पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी तो फर्म को लॉस होता है, तो हम यहाँ डेबिट में डाल देते हैं। और अगर पार्टनर को ये कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो उसको भी डेबिट में डालते हैं। पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो वो भी यहाँ डाला जाता है। तो देखिए, अगर जो भी पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो फर्म के लिए लॉस है, और अगर फर्म को कोई चीज़ मिल रही है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मीन्स ड्राइंग पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आप क्रेडिट में डालोगे, तो यहाँ फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो भी पार्टनर्स से मिलता है वो क्रेडिट, और पार्टनर्स को दिया जाता है वो डेबिट। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही है कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना, प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट को बांटा जा रहा है। ओके, तो ये कौन से रूल पर बेस्ड है, नॉमिनल रूल पर। ओके, आगे देख लेते हैं। इन पार्टनरशिप अंडर फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज ओपन। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, हम दो तरह के मेथड फॉलो करते हैं। एक आता है फिक्स्ड और एक आता है फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ कैपिटल को फिक्स रखना है, तो इसका मतलब आप कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते तो आपको सेकंड अकाउंट की नीड होगी, और वो सेकंड अकाउंट कौन सा होगा, करंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब फिक्स्ड अकाउंट्स बोला जाए तब हम वहाँ दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक करते हैं करंट अकाउंट, एक करते हैं कैपिटल अकाउंट। और अगर बोला जाए फ्लेक्सिबल, तो अगर फ्लेक्सिबल है हमारा कैपिटल अकाउंट तो इसका मतलब हम सारे चेंजेस अपने उसी कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं, तब हमें करंट अकाउंट की नीड नहीं होगी। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल में ओनली एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, वो कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आंसर है ए। अभी देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, जब अगर फिक्स्ड है तो हम कैपिटल एंड करंट दोनों प्रिपेयर करेंगे। और कैपिटल में क्या आएगा, ओनली कैपिटल, जो कैपिटल आ रही है मींस एडिशनल कैपिटल, वो आएगी क्रेडिट में। या अगर जा रही है या मींस कैपिटल का विड्रॉल किया जा रहा है तो वो आएगी इसके डेबिट में। और क्रेडिट में ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और उसको अगर वो बढ़ती है तो हम क्रेडिट में डालते हैं, अगर वो कम होती है तो उसको हम डेबिट में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या रहता है, जो पार्टनर्स से रिलेटेड करंट की आइटम्स है वो सारी हम करंट अकाउंट में डालते हैं। जैसे पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर तो वो उनकी कैपिटल को बढ़ाता है, मीन्स उनको प्रॉफिट होता है, तो वो हम डालते हैं क्रेडिट साइड में। उन्हें सैलरी मिलती है तो वो भी क्रेडिट साइड में, कमीशन मिलता है क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो क्रेडिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस में शेयर मिलता है तो वो डेबिट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए लॉस है क्योंकि उनकी कैपिटल कम होती है तो वो भी डेबिट में डाला जाता है, और ड्राइंग से भी उनकी कैपिटल कम होती है तो वो भी डेबिट में डाला जाता है। ठीक है, और अगर बोला जाए फ्लेक्सिबल, तब इसका मतलब, या फ्लक्चुएटिंग बोला जाए तो इसका मतलब हम सभी चेंजेस कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी, चाहे कैपिटल आ रही हो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, सब इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही सेम बिल्कुल, वो जाती हैं डेबिट में क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है, और जो पार्टनर को मिलता है वो सब क्रेडिट में। एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं वो भी क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है फिर बैलेंस सी डी।
आई होप क्लियर हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं, गार्नर वर्सेस मूरे रूल एप्लीकेबल इन केस ऑफ। ये बोल रहा है कि गार्नर वर्सेस मूरे रूल कब एप्लीकेबल होता है। ये होता है इंसॉल्वेंसी के केस में। देख लेते हैं कि ये रूल कहता क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल से वर्ड में बता देती हूँ। क्या था कि 3 पार्टनर थे, गार्नर, मोरे एंड विल्किंस। इन तीनों ने अपनी फर्म स्टार्ट की और इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी वो तो अनइक्वल थी, बट इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर को इक्वल रखा। ठीक है। अब क्या हुआ कि विल्कन्स है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और जब वो इंसॉल्वेंट हुआ उस टाइम पे गार्नर की कैपिटल थी 2500 पौंड, जो कि क्रेडिट बैलेंस में थी। मोरे की 314 पौंड, वो भी क्रेडिट में थी। विल्किंस की थी 263, बट वो क्या थी, डेबिट में। ठीक है। अब क्या हुआ, लॉस ऑन रियलाइजेशन था वो आया 636 पौंड का, और अब ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्वल तीनों पार्टनर में। अगर ये इक्वल लॉस तीनों पार्टनर में डिवाइड किया गया तो विल्किंस तो पहले से ही डेबिट में था, तो क्या हुआ, इसका बैलेंस और ज़्यादा डेबिट होकर कितना हो गया, 475 पौंड हो गया। अब क्या हुआ, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या प्राइवेट एसेट थी वो भी रिकवर नहीं कर पा रही थी कुछ भी। ठीक है, उसका लॉस इतना ज़्यादा हो गया। अब क्या हुआ, गार्नर ने क्लेम किया। देखिए गार्नर कौन है, जिसके कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, गार्नर ने क्लेम किया कि जो 475 पौंड का जो लॉस है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो पार्टनर सोलवेंट है वो कौन कौन, मोरे एंड गार्नर। बट इससे मोरे को खुशी नहीं हुई, उसने अपोज किया। उसने आर्ग्यू किया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कैपिटल लॉस है, इसको तो कैपिटल के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए इसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगर इक्वल करता तो उसका तो पहले से ही बैलेंस कम था, वो और कम हो जाता, इक्वल इक्वल जाता। लेकिन अगर कैपिटल के रेशो में किया जाता तो गार्नर को लॉस ज़्यादा जाता, क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है, मोरे की कम है। इसीलिए मोरे ने केस किया कि वो गार्नर के पास ज़्यादा लॉस जाए। तो उसने केस किया कि ये तो कैपिटल लॉस है और ये तो फिर कैपिटल के रेशो में होना चाहिए। और केस चला गया कोर्ट में, और जस्टिस जॉर्ज ने कुछ इसके रिगार्डिंग डिसीजन दिए। वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या डिसीजन दिए थे। फर्स्ट क्या बोला गया, द लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन का, पहली बात है रियलाइजेशन के लॉस की, जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको सभी पार्टनर बियर करेंगे, इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट भी उसमें इंक्लूड होगा। और किस रेशो में करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, वो उस शेयर को कैश में लेकर के आएंगे। ठीक है। उसके बाद द डेफिशिएंसी, द डेबिट बैलेंस शोन बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मस्ट बी शेयर्ड बाय सोलवेंट पार्टनर। अब बात आई कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर हुआ था उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसको सोलवेंट पार्टनर बियर करेंगे, बट किस रेशो में, कैपिटल के रेशो में। क्लियर। पहले वाला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और अब है कैपिटल रेशो में। उसके बाद जो ये कैपिटल रेशो था ये कैसे डिटरमाइन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जस्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। जो डिसोल्यूशन से पहले वाली जो उनकी कैपिटल अपीयर थी बैलेंस शीट में उसके रेशो पर किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस या 3 डिसीजंस निकल के आए थे इस रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अब यहाँ से हमारा आंसर तो क्लियर था, इंसॉल्वेंसी के केस में होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस गार्नर वर्सेस मोरे रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कब नहीं लग सकता ये रूल, ओनली वन पार्टनर इज सोलवेंट। अगर एक ही पार्टनर सोलवेंट है तब इस रूल की कोई नीड ही नहीं पड़ती। उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफिक मेथड। अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि एक पर्टिकुलर मेथड हम यूज़ करेंगे इंसॉल्वेंसी के केस में, तब गार्नर वर्सेस मोरे रूल काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड है वही सर्वोपरि होती है। अगर वो कुछ बोल देगी तो आप कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है। उसके बाद ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तब कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी केसेस में गार्नर वर्सेस मोरे रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ओके। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज़ नॉट चार्ज अंगेज्ड प्रॉफिट। देखिए हम कई बार पढ़ते हैं चार्ज अंगेज्ड प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा है। फर्स्ट आता है मीनिंग।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स द डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स रेवेन्यू टू रीच नेट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ क्या किया जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया जाए तो आपके रेवेन्यू कम हो जाते हैं, मीन्स आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है इसकी? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बोला जाए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, और अगर एप्रोप्रिएशन बोला जाए तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हो। अब ये आता है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया जाए तो क्या वो नेसेसरी है करना? यस, बिल्कुल है। अगर आपको लॉस भी हो रहा हो तब भी आप चार्ज करोगे ही करोगे, बट एप्रोप्रिएशन तो तभी किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा तब। ठीक है, फिर आता है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कब किया जाता है? उसको आप एप्रोप्रिएशन करने से पहले करते हो। और एप्रोप्रिएशन कब करते हैं? जब P&L बन चुका होता है उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये 3 आइटम्स आती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात की जाए तो इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही रेंट भी आपको पे करना पड़ता है पार्टनर को। ये जो लोन, रेंट, मैनेजर का कमीशन, ये सब क्या है? एक तरह से आप इनको थर्ड पार्टी पेमेंट मान कर के रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए आप इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हो। ठीक है, बट अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है या सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है तो ये सब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आता है कि जो मैनेजर का कमीशन है इसको लेकर 2 कंडीशन आती है, एक बिफोर वाली आती है और एक आफ्टर आती है। अगर बिफोर है तो नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय में 100। ठीक है, बट अगर आफ्टर बोला जाए तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये मैंने बस एग्जांपल लेकर के किया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि नोट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, रेंट पेड टू पार्टनर बिल्कुल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी है, मैनेजर कमीशन भी है, बट कमीशन पेड टू पार्टनर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आगे है मिस्टर ए हैज़ मेड ड्राइंग अमाउंटिंग टू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए ने ड्राइंग की है 10,000 की, और फर्म चार्ज करना चाहती है 8% का इंटरेस्ट उस पर। फिर कह रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट कुड बी चार्ज इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाती है तो कितना चार्ज किया जाएगा? हम कल की वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो वहाँ कुछ रूल अप्लाई हो जाते हैं। क्या रूल अप्लाई होते हैं? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चार्ज नहीं किए जाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया ही जाएगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, अभी देखिए तो यहाँ पे क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? इंटरेस्ट कांट बी चार्ज। ओके, आगे देख लेते हैं। इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फॉर व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। कह रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ की जा रही है हर महीने फर्स्ट डे को। ठीक है, एवरी मंथ। तो पूछ रहा है कि कैसे कैलकुलेट होगी, तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है मंथली अगर आप विड्रॉ करते हो, या क्वार्टरली करते हो, या हाफ ईयरली करते हो। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है सिंपल, तो आप इसको बाद में याद करिएगा। पहले मैं इसका मेथड बता देती हूँ कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपको क्या लेना होता है जब आप ड्राइंग करते हो। तो अगर आप बिगनिंग में ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करने के बाद फर्स्ट मंथ की, जैसे मैं यहाँ महीने मंथ जो लेकर के चलूँगी, जैसे जैन लेकर के चलूँगी तो हम फर्स्ट जैन बोलेंगे, और फर्स्ट दिसंबर तक, मीन्स मैं जैन से दिसंबर तक का ही ईयर मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर बिगनिंग बोला जाता है तो यहाँ बोलेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, जो टाइम लेफ्ट होगा, अगर मैंने फर्स्ट जैन को किया है उसके बाद जितना टाइम बचा है, उसके बाद कितना बचा है? 12 मंथ। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट मैंने कब की है? 31st को, वो भी कब? फर्स्ट को। ठीक है, सॉरी 31st को नहीं, 1 दिसंबर को की है।
ठीक है। 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बच गया, 1 मंथ, डिवाइड बाय में 2। इसका मतलब हर टाइम हमें एवरेज करना है और हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम पड़ा था और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम पड़ा था, उनको प्लस करके आपको उसका एवरेज कर देना है हर एक मेथड में, चाहे वो किसी भी महीने की बात करें, कैसे भी बात करें, ठीक है। तो अभी देखिए जो फर्स्ट है, अगर बिगनिंग बोलता है तो यहाँ क्या आया हमारे पास 13 डिवाइड बाय में 2, और 13 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 6.5, ठीक है। उसके बाद अगर बोला है एंड, एंड को कैसे करते हैं हम, 31 जैन की बात करेगा और 31 दिसंबर की बात करेगा। अगर 31 जैन बोल रहा है तो इसका मतलब इसके बाद कितने महीने बच गए 11, और अगर 31 दिसंबर है तो कितने बच गए 0, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5.5। और मिडिल के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना भी महीने का बोले उसका बस हाफ कर दो। 12 मंथ है यहाँ पे, उसका हाफ 6, बिल्कुल क्वार्टरली निकाल रहा है, यहाँ पे भी 12 मंथ है 6 और यहाँ पर भी 6, क्लियर। और कन्फ्यूज़न जो थोड़ी सी है वो यहाँ हो सकती है हाफ ईयरली में, मैं इसको बता देती हूँ। देखिए क्वार्टरली में क्या होता है, 3-3 महीने के होते हैं 4 स्लॉट, देखिए 3-3 ऐसे करके, हम ऐसे करके इसको समझेंगे, ठीक है। और हाफ ईयरली में क्या होगा, 6 मंथ के बाद निकालेगा वो। अब ये कहता है कि क्या किया है उसने हाफ ईयरली में, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। अगर ये हर 6 मंथ के बिगनिंग में करता है तो 6 और 6, अगर इस 6 मंथ के बिगनिंग में करता है तो इसका मतलब टोटल कितने रह गए, 12 रह गए प्लस में। फिर इस 6 के बिगनिंग में करेगा तो कितने रह गए 6, तो कितने हो गए 18/2, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे 9 मंथ, ठीक है। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, अगर इस 6 मंथ के एंड में करता है तो एंड में मतलब हमारे पास टोटल फिर 6 ही मंथ रह गए। उसके बाद लास्ट वाले 6 मंथ के एंड में तो 0 डिवाइड बाय में 2, तो कितना आ गया 3 मंथ। और बाकी मिडिल का तो मैंने आपको बता दिया, आप 6 ही करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट की वीडियो में फिर से करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ बोला है कि इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आता है तो क्या था हमारा यहाँ पे 6.5 मंथ्स, क्लियर। आगे है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, हम इसको याद रखते हैं SON से, मीन्स सेक्रीफाइसिंग मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है B, ओल्ड माइनस न्यू, ये क्या है सेक्रीफाइसिंग। बट अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ न्यू माइनस ओल्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो, ठीक है। और अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है उसके साथ में हमें ओल्ड और न्यू इनमें से कोई एक दिया हुआ है, तो हम इसको किसी भी तरह रिवर्स करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे A and B are partnership profits in the ratio of 2:3. They admitted C for 1/3 share in the business. The sacrificing ratio of A and B is. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि C को एडमिट किया जा रहा है 1/3 शेयर के लिए। ये याद रखिएगा, जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और सिर्फ न्यू पार्टनर का सिर्फ ये बताया कि कितना शेयर है और कुछ भी नहीं बताया, तो वहाँ पर जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर उससे आगे कुछ बोला नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस व्हेन। देखिए रिकन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब पहले वाले एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है। जब पार्टनर्स ने अपनी फर्म बनाई थी तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था, और अगर उस एग्रीमेंट में किसी भी कंडीशन की वजह से कोई चेंज आता है तो उसको बोलते हैं रिकन्स्टिट्यूशन होना। ये किस किस कंडीशन में होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर आता है तब होता है, रिटायरमेंट होती है पार्टनर की तब भी होता है, डेथ होती है तब भी होता है, अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तब भी होता है, अमलगलेमेशन हो रहा है तब भी होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया C, ऑल ऑफ द अबव, ओके। यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, हम आगे आने वाली वीडियोस में आगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। आपके सजेशन बिल्कुल ध्यान दिए जाएंगे और बिल्कुल आपके सजेशन वैल्यूएबल हैं। Okay friends, thank you friend, thanks for being here, thank you.